नमस्ते काका, 2 स्पेशल आलू चीज सैंडविच मिलेंगे? काका ने धीरे से सिर उठाया और खाल झुर्रियों से भरी थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक पुराने लोहे के तवे पर मक्खन का टुकड़ा फेंका, लेकिन जमीन पर उसकी कोई परछाई नहीं थी। आर्यन के माथे पर पसीना आ गया, पर उसने खुद को संभाला। आर्यन, चल यहां से, ये आदमी ठीक नहीं लग रहा। देख, इसकी परछाई भी नहीं बन रही। हो सकता है लाइट का एंगल ऐसा हो। समीर ने देखा कि काका जिस डिब्बे से मसाला निकाल रहा था उस पर कुछ लाल धब्बे थे। वो केचप जैसा नहीं लग रहा था। काका, ये चीज काली क्यों है? ये वो चीज है जो इंसान की रूह को बांध लेती है। इसे खाने के बाद भूख कभी खत्म नहीं होती। आप तो शायर निकले काका, जल्दी बनाओ, भूख लगी है। सैंडविच बनकर तैयार थे। काका ने उन्हें एक पुराने अखबार के टुकड़े पर रख दिया। सैंडविच से जो भाप निकल रही थी उसमें से सड़ी हुई मिट्टी जैसी गंध आ रही थी। आर्यन ने एक बड़ा निवाला लिया। लेते ही उसकी आंखें फैल गईं। स्वाद ऐसा था जो उसने कभी नहीं चखा था। बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट, लेकिन साथ ही एक अजीब सी बेचैनी देने वाला। वाह काका, कमाल है। लेकिन समीर का हाथ कांप रहा था। आर्यन, मत खा, इसमें किसी के नाखून है। आर्यन ने उसे अनसुना कर दिया। वो पागलों की तरह सैंडविच खा रहा था। उसके चेहरे का रंग पीला पड़ता जा रहा था और उसकी आंखें लाल हो रही थीं। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया। घुप अंधेरा छा गया। सिर्फ काका की वो ठंडी हंसी सुनाई दे रही थी। आज का कोटा पूरा हुआ। काका की आवाज अब रेडी से नहीं बल्कि समीर के ठीक पीछे से आ रही थी। समीर ने मोबाइल की टॉर्च जलाई। जो उसने देखा उससे उसकी रूह कांप गई। आर्यन जमीन पर गिरा हुआ था और काका अब इंसान नहीं लग रहा था। हर एक साल में मुझे 2 जवान रूहें चाहिए होती हैं अपने सैंडविच का मसाला बनाने के लिए। अगली सुबह पुलिस को उस गली में एक लावारिस बाइक मिली। रेडी का नामो निशान नहीं था। आर्यन और समीर का कभी पता नहीं चला। लेकिन शहर में अब भी अफवाह है कि अगर आपको रात के 2 बजे आलू चीज सैंडविच की महक आए तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि वो काका हो सकता है। आर्यन और समीर के गायब होने के ठीक 1 साल बाद शहर में एक और नाम चर्चा में आया, ईशान। ईशान एक खोजी पत्रकार था जिसे रहस्यों और शहरी दंत कथाओं का पर्दाफाश करना पसंद था। जब उसने खामोश गली और सैंडविच वाले भूत के बारे में सुना तो उसने ठान लिया कि वो इस सच को दुनिया के सामने लाएगा। रात के ठीक 1:45 पर हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे बर्फ की दीवार के पास खड़े हों। अचानक उसे वही चिर परिचित महक आई। ईशान ने कैमरा ऑन किया और अपनी शर्ट की जेब में छिपा लिया। रेडी वहां खड़ी थी। उसका चेहरा आज भी आधा ढका हुआ था। सुना है आपके सैंडविच का कोई जवाब नहीं है काका। काका ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसने बिना कुछ बोले तवे पर जवाब तो मौत के पास भी नहीं होता बेटा। तुम स्वाद लेने आए हो या हिसाब करने? ईशान ठिठक गया। उसे लगा कि काका को उसके इरादे पता चल गए हैं। ये सैंडविच आप कब से बना रहे हैं? जब से शहर की नींव भी नहीं रखी गई थी, जब लोग भूख से मरते थे, तब मैं उन्हें ये सैंडविच खिलाता था, पर बदले में मैं उनका कल ले लेता था। ईशान ने अपना हाथ चुपके से कैमरे की तरफ बढ़ाया। तस्वीरें उनकी ली जाती हैं जो जिंदा हों। मुर्दों का अक्स शीशे में नहीं उतरता। उसने ईशान का कैमरा छीनकर तवे पर रख दिया। कैमरा पल भर में पिघलकर काले धुएं में बदल गया। काका ने एक सैंडविच तैयार किया और उसे ईशान की ओर बढ़ा दिया। खा लो, अगर खा लिया तो शायद सच देख पाओ, नहीं खाया तो अभी मसाला बन जाओगे। ईशान के पास कोई रास्ता नहीं था। उसने कांपते हाथों से सैंडविच का एक टुकड़ा तोड़ा।
जैसे ही उसने मुंह में रखा, उसे लगा जैसे हजारों सुइयां उसकी जुबान में चुभ गई हों। अचानक ईशान को दिखने लगा। उसे रेड़ी के चारों ओर दर्जनों धुंधली आकृतियां दिखाई दी। वो आर्यन और समीर थे। ईशान ने सैंडविच फेंक दिया और अपनी साइकिल की तरफ भागा, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसके पैर भारी हो गए हैं। उसने पीछे मुड़कर देखा तो रेड़ी गायब हो चुकी थी। अंधेरे में सिर्फ काका की आवाज गूंज रही थी। आधा सैंडविच खाया है बेटा, अब आधी जिंदगी मेरी कैद में गुजरेगी। अगली सुबह ईशान अपने कमरे में मिला। वो जिंदा था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। और सबसे अजीब बात, उसके कमरे में हर जगह मक्खन और सैंडविच की महक आ रही थी, जबकि वहां कोई खाना मौजूद नहीं था। रुद्र ने तय किया कि वो उस सैंडविच वाले का अंत करेगा। उसने अपने झोले में कुछ विशेष चीजें रखी। शमशान की राख, जो कि पिशाच को बांधने के लिए इस्तेमाल होती है। रात के ठीक 2 बजे रुद्र उसी खामोश गली में जा खड़ा हुआ। हवा में फिर से वही मक्खन की महक तैरने लगी। आज मसाला खुद चलकर दुकान पर आया है। बहुत ताकतवर रूह लगती है। दुकान बढ़ाने का वक्त आ गया है काका। तुमने बहुतों को खिलाया, आज मैं तुम्हें कुछ खिलाने आया हूं। काका जोर से हंसा। उसकी हंसी किसी सूखी लकड़ी के टूटने जैसी थी। जैसे ही काका ने सैंडविच रुद्र की ओर बढ़ाया, रुद्र ने मंत्र पढ़ते हुए सरसों के दाने रेड़ी पर फेंक दिए। सरसों के दाने गिरते ही तवे पर पटाखों की तरह फटने लगे। काका की चीख निकल गई। काका का शरीर अचानक फटने लगा। ये वो रूहें थीं जिन्हें उसने सालों से कैद कर रखा था। रुद्र ने चांदी का चाकू निकाला। तूने मासूमों की भूख का फायदा उठाया, अब तू खुद अपनी भूख में भस्म हो जा। रुद्र ने वो चाकू सीधे काका के सीने में हड्डियों के बीच घोंप दिया। जैसे ही चांदी ने उसकी रूह को छुआ, काका के शरीर से नीला धुआं निकलने लगा। पूरी रेड़ी में आग लग गई। काका की आखिरी चीख पूरी गली में गूंजी और वो राख की एक ढेरी में बदल गया और पूरी गली में सन्नाटा छा गया। अगली सुबह जब सूरज निकला तो वहां ना कोई रेड़ी थी, ना कोई राख। सिर्फ एक पुराना सड़ा हुआ आलू जमीन पर पड़ा था। ईशान की जुबान का काला निशान गायब हो चुका था। वो बिस्तर से उठा और उसने अपनी पहली बात कही। भाई, मुझे भूख लगी है, पर सैंडविच नहीं खाना। रुद्र मुस्कुराया। उसने उस गली को हमेशा के लिए सील करवा दिया। रुद्र ने अपने भाई ईशान को पूरी तरह से ठीक करने के लिए एक प्राचीन शुद्धिकरण अनुष्ठान करवाया। ईशान अब धीरे धीरे अपनी सामान्य जिंदगी में लौट रहा था, लेकिन उसकी यादों से वो खौफनाक रात पूरी तरह नहीं मिटी थी। वो अक्सर रात को सोते समय अचानक उठ जाता, क्योंकि उसे अपने कमरे में मक्खन के जलने की गंध महसूस होती थी। कहानी के अंत में 1 साल बीत चुका था। शहर में एक नया कैफे खुला था, जो अपने मिस्ट्री बर्गर के लिए मशहूर हो रहा था। ईशान और रुद्र एक शाम उस कैफे के पास से गुजर रहे थे। आगे बढ़ो ईशान, अंधेरा हमेशा रोशनी का पीछा करता रहेगा, लेकिन हमें बस इतना ध्यान रखना है कि हम कभी उसकी भूख का हिस्सा न बने।